हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 16th ऑफ नवंबर 2023, 16 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सबको गुड इवनिंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर होगी, यानी कि स्क्रीन विजिबल होगा प्रॉपरली और मेरी आवाज प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंच रही होगी। इस क्लास के अंदर हम 16 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स आप सब जानते ही हैं कि हमारे जो एग्जाम होते हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, चाहे वो HPAS का एग्जाम है, चाहे वो अलाइड है, चाहे वो NT है, चाहे वो पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, सभी एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 सालों से निरंतर HPAS एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो सिविल स्टाफ की क्लासेस से डायरेक्टली आ रहा है, यानी कि सिविल स्टाफ में वो सब कुछ आपको फ्रीली यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया गया होता है। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको इस क्लास को अंत तक देखना है। किसी भी स्टूडेंट को क्लास के दौरान कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि आज किन किन टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स की यहाँ पर जब हम डिस्कशन करते हैं मैं आपको बता दूं आज किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी। आज हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइट्स के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेड सेंडर्स। तो रेड सेंडर्स के बारे में अभी हम आज स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स पल्सर्स के बारे में, पल्सर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़े हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हम जनजातीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे, कहने का भाव ये है कि हम बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम डायबिटीज की बात भी करेंगे, ठीक है, हम डायबिटीज की बात करने वाले हैं। इसके बाद हम फिलॉसफी की बात भी करेंगे, फिलॉसफी को लेकर भी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा हम चिकनगुनिया वैक्सीन की बात भी करेंगे, चिकनगुनिया वैक्सीन। तो चिकनगुनिया वैक्सीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपको ये क्लास अंत तक देखनी है ताकि ये सारे टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आपको क्लियरली समझ में आए, आपको सब कुछ पता लग जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। सबसे पहला करंट अफेयर यहाँ पर बात करता है साइट्स की। देखिए व्हाट इज साइट्स। साइट क्या है? द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि दुनिया में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं किसकी? वाइल्ड फोना की या फिर फ्लोरा की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ठीक है, यानी कि उसकी ट्रेड ना हो, ठीक है। सो द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। सो यहां पर साइट्स ने क्या किया, 2004 से ही क्या किया हुआ था, रेड सेंडर्स के ऊपर 2004 से इसने रेड सेंडर्स के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया हुआ था, एक बैन यहां पर लगाया हुआ था। बैन वो कुछ इस तरह से था, ठीक है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड इसको बोलते हैं, रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड। ये क्या होता है रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड? क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि यहां पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और आप उसका व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, वो इधर लुप्त होता जा रहा है और आप उसका बेसिकली तेजी से व्यापार कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। सो यहां पर सरकार क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए जो दुनिया में कानून बने हुए हैं, इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, वहां पर प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं। उसी तरह से साइट्स जो है, साइट्स ने अपना रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के अंडर यहां पर ले लिया था किसको? रेड सेंडर्स को। रेड सेंडर्स जो कि भारत में मिलता है। रेड सेंडर्स कहने का मतलब क्या है? लाल चंदन की लकड़ी।
तो लाल चंदन जो कि यहाँ पर भारतवर्ष में बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, बट ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए अब रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से इसको रिमूव कर दिया गया, जो कि भारत में 2004 से लगाया गया था। अब इससे रेड सेंडर्स वाले जो किसान हैं उनमें एक खुशी की लहर जाग गई है, क्योंकि अब इसका जो व्यापार है वो बहुत अच्छे लेवल पे होने वाला है, यानी कि इसको बहुत अच्छे लेवल पे विदेशों में भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा रेड सेंडर्स को। सो जैसे कि मैंने बताया, जो रिव्यू हमारा प्रोसेस है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है, इसके चलते हुए साइट्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है ये स्क्रूटनी जो है यहाँ पर बढ़ा देती है किसको लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर। बट अभी जो है साइट्स का जो आरएसटी प्रोसेस है ये डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है और ट्रेड को सस्पेंड कर देता है, बट अभी इस बैन को हटा दिया गया है। अगर कोई देश इसके नियमों की उल्लंघना करता है तो साइट ऐसा एक्शन लेता है, बट अभी भारत को इसमें से रिमूव कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, दैट इज कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको जिनीवा स्विट्जरलैंड में साइन किया गया था बिटवीन द गवर्नमेंट्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। सो जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो जिन एनिमल्स या प्लांट्स को यहाँ पर कैटेगरी में डालता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालता है, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर हमारा मेन लक्ष्य हो जाता है। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसका सेक्रेटेरिएट तो जिनीवा में है, बट इसको सिग्नेटरी जो है वो वॉशिंगटन में किया गया था। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को हम वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। अब ये कन्वेंशन एक फ्रेमवर्क लेके आती है मेंबर कंट्रीज के लिए। वो फ्रेमवर्क क्या कहता है? वो फ्रेमवर्क कहता है कि हम परमिट्स देंगे और सर्टिफिकेट्स बनाएंगे कि कौन सी कंट्री को किस स्पीसीज के लिए हम अलाउ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयात हो या निर्यात हो, यानी कि एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो या फिर री एक्सपोर्ट हो, इसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर साइट्स के अधीन आते हैं, लिस्टेड स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ हम एक लिस्ट बनाएंगे स्पीसीज की जो कि यहाँ पर ट्रेड कंट्रोल के अधीन आती है, और बहुत सारे स्पीसीज को लेकर हम ट्रेड के ऊपर बैन भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पर साइट्स का मेन लक्ष्य है। साइट्स जो है 1975 से ही दुनिया भर में एस्टेब्लिश्ड है और वर्क कर रहा है, और 183 देश इसको साइन कर चुके हैं। इंडिया ने भी 1976 में इसको साइन कर लिया था। इसका सेक्रेटेरिएट जिनीवा में है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ऑन द पार्टीज, ठीक है। और ये नेशनल, जो देश में अपना पर्सनल कानून चल रहा होता है हर कंट्री में इंडिविजुअल, ये उसको रद्द नहीं करता है, ये उसको रिप्लेस नहीं करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और रेड सेंडर्स यानी कि लाल चंदन की जब हम बात करते हैं, इसको साइंटिफिकली हम टेरोकार्पस टेंटालाइनस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी हाई मार्केट वैल्यू होती है, बहुत ही अच्छी हाई मार्केट वैल्यू के तौर पर ये बिकता है। ये मेनली ईस्टर्न घाट्स में मिलता है और आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है। एक मूवी आई थी ना, ठीक है, झुकेगा नहीं, आपने देखी होगी, ठीक है, लाल चंदन वाली, उस पर दिखाया गया था, पुष्पा नाम की मूवी, तो उसमें आपने देखा होगा। तो वो उसी लाल चंदन की बात करते हैं, क्योंकि लाल चंदन का जो ट्रेड है वो बैन था, तो अभी यहाँ पर विदेशों में जाने के लिए इसको अलाउ किया गया है। पहले ये रिव्यू में अधीन में था। तो रेड सेंडर्स जो है ये रॉकी एरिया में ग्रो करता है, डिग्रेडेड एरिया में ग्रो करता है, एंड फेलो लैंड्स पे ग्रो करता है जहां पर लाल मिट्टी होती है और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। 1994 से ही, ठीक है, 1994 से ही ये यहाँ पर साइट्स की अपेंडिक्स 2 की कैटेगरी में है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। एंडेंजर्ड, तो इसकी स्मगलिंग भी बहुत होती है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है, ये बहुत महंगा बिकता है। चलिए आगे बात करेंगे। एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है यहाँ पर वॉल्नेमा की वैक्सीन, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को, दैट इज इक्सटिक। इक्सटिक जो है वो चिकनगुनिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा दिखने वाला प्राणी, कई बार तो अगर आंखों का विजन ठीक नहीं होगा तो ये दिखाई भी नहीं देता है, बट ये दुनिया की डेडलीस्ट स्पीसीज में से काउंट किया जाता है इसको। ये एक ऐसा प्रजाति है जो इंसान की जान ले सकता है। तो मच्छर, मॉस्किटोज की हम बात करते हैं, तो मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारियां होती है, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, चिकनगुनिया, ये सब अलग अलग मॉस्किटोज के काटने से यहाँ पे होता है। और यहाँ पर एडिस मॉस्किटो जब काटता है तो उसके काटने से हो जाता है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया के लिए दुनिया भर की पहली वैक्सीन यहाँ पर मार्केट में आ चुकी है, इसका नाम है इक्सटिक। तो यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, और 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उसको यहाँ पर
ये वैक्सीन दी जाएगी। जिनको चिकनगुनिया वायरस से बहुत ज्यादा गंभीर रूप से वो संक्रमित हैं उनको ये दिया जाएगा। सिंगल डोज दिया जाएगा इसका, ठीक है, मसल्स के अंदर। इसमें लाइव वीकेंड वर्जन जो होगा चिकनगुनिया वायरस का होगा, और सिम्टम्स जो है वैक्सीन में हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से देखिए कोविड में भी कुछ वैक्सीन ऐसे आई थी जिसमें हमने कोविड की ही बेसिकली कोविड वायरस को ही बॉडी में इंजेक्ट किया, क्योंकि इम्यूनिटी के चलते हुए वो वायरस इफेक्ट करता था बॉडी में, ठीक है। तो हमने कोविड जैसा जो एक एंटीडॉट हमने जो बनाया, वैक्सीन जो हमने बनाई, वो उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए बनाई, ठीक है। तो जिनको चिकनगुनिया डिसीज है वैसे ही सिम्टम्स आपकी बॉडी में भी आ सकते हैं इस वैक्सीन का यूज करने के बाद। और चिकनगुनिया जो है ये दुनिया भर में बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम 5 मिलियन केसेस यानी कि 50 लाख केसेस जो है हमें चिकनगुनिया के देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया पहली बार तंजानिया में देखा गया था 1952 में, और चिकनगुनिया वायरस जो है इन लोगों में फैलता है थ्रू द एडिस मॉस्किटो। अगर किसी इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो ने बाइट कर लिया आपको तो ये चिकनगुनिया नाम की बीमारी आपको हो सकती है। चिकनगुनिया, ठीक है। और चिकनगुनिया वायरस जो है ये नए बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है, और नए बच्चों में इसका ट्रांसमिशन होता है जब ये बच्चा अपनी माँ की गोद से पैदा होता है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है अगर मदर को भी चिकनगुनिया था तो बच्चे में भी ये डिसीज आ सकता है, और यहाँ पर न्यू बेबी में बहुत सारे डिसीजेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा किस रीजन में इसके केसेस देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, अफ्रीका के, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। बट चिकनगुनिया वायरस जो है ये नई जियोग्राफिकल एरियाज में भी फैल रहा है, ठीक है। नई जियोग्राफिकल एरियाज में भी ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें फीवर, जॉइंट पेन ये कॉमन सिम्टम्स है, और कुछ लोगों में यहाँ पर डेबिलिटेटिंग जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा, कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक भी चलता है। इसमें इंसान को आराम करना होता है, हाइड्रेट बॉडी रखनी होती है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी होती है, और जो पेन और फीवर की नॉर्मल मेडिसिन आती है जैसे पैरासीटामोल खा ली, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि वैक्सीन तो पहली बार अभी बनकर आई है, इससे पहले कोई दवाई थी नहीं। जो सिम्टम्स थे सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। अगला करंट अफेयर बात करता है बिरसा मुंडा की। तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस यहाँ पर 15 तारीख को हम मनाते हैं। 15 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया गया, और 15 नवंबर को इस बार जब इनका जन्म दिवस ऑर्गेनाइज किया गया तो इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसको अनाउंस किया था जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये रांची में हुआ था, ये रांची में हुआ था। और सन 2000 के अंदर इनके जन्मदिन वाले दिन ही यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को ही हमने झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन किया था। झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन किया था। तो बिरसा मुंडा एक इंडियन ट्राइबल इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, ठीक है, और एक फोक हीरो भी हम इनको बोलते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी लोगों के अधिकारों के लिए। तो और एक फोक हीरो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, कहां से? मुंडा ट्राइब के। तो इनका जन्म उलीहातू में हुआ था, जो कि रांची के पास पड़ता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। इन्होंने इंडियन ट्राइबल मास मूवमेंट को यहाँ पर फैलाया, जो कि बिहार और झारखंड के एरियाज में उत्पन्न हो रही थी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के वक्त में। उसके बाद मुंडा लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार जो थी इनसे लैंड ग्रैबिंग कर रही थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। उसके खिलाफ आवाज उठाकर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ जो बेसिकली यहाँ पर सरकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदारी प्रथा लेके आई, परमानेंट सेटलमेंट लेके आती है ट्राइबल एरियाज में। बिरसा मुंडा ने 1894 में उलुगुलान को अनाउंस कर दिया था। उलुगुलान एक तरह से विरोध था यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और डीकूस के खिलाफ। डीकूस आपने पढ़ा हुआ इतिहास में, जिनको हम आउटसाइडर्स बोलते थे, क्लियर। तो ये ट्राइबल खुन्नत-काटी जो थी, ट्राइबल खुन्नत-काटी अर्गेरियन सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ एक सिस्टम था, ठीक है। और खुन्नत-काटी का मतलब क्या होता है? द जॉइंट होल्डिंग ऑफ द लैंड्स बाय द ट्राइबल पीपल्स, इसको हम खुन्नत-काटी बोलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने उस वक्त ना क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत फैल रहे थे,
यानी कि लोगों को पैसे दे देकर या लालच दे देकर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, ट्राइबल पीपल्स को। तो इन्होंने एक नया फेथ बनाया, बिरसेट। बिरसेट में इन्होंने बोल दिया कि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो भी कन्वर्ट होगा बिरसेट में कन्वर्ट होगा। और इनको एक नया नाम भी मिला था, ठीक है, धरती अब्बा। धरती अब्बा, पृथ्वी के पिता, पृथ्वी के पिता। और इनको भगवान बिरसा मुंडा भी बोला जाता है, इनको भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी दिया जाता है। इनकी मृत्यु 25 साल की आयु में हो गई थी, 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और झारखंड स्टेट जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही बनाया गया था सन 2000 में। सो ये था हमारा सेकंड करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन का एक लोन साइन किया है हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सबसे पहले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एशियाई देशों का बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो टॉप 5 शेयर होल्डर्स हैं उनमें भारत देश का नाम भी आता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को $400 मिलियन का लोन देगा। ये $400 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है भारत को जो देगा, भारत इससे हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करेगा। और भारत ने 2021 में ऐसे प्रोजेक्ट का इनिशिएशन पहले ही कर दिया था। सब प्रोग्राम 1 जो है ये $350 मिलियन का एक प्लान था, जिसमें नेशनल लेवल पॉलिसीज हम बनाएंगे और अर्बन सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे। और सब प्रोग्राम 2 जो था ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड रिफॉर्म एक्शन के तौर पर बनाया गया था, स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज के लेवल पे। सब प्रोग्राम 2 के अंदर हम बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेके आएंगे, जैसे अटल मिशन अमृत 2.0, जिसको मैं कह देता हूं, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। इसके साथ साथ लोगों तक प्रॉपर अर्बनाइजेशन की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। इसके साथ साथ हमें वाटर लॉसेस को रिड्यूस करना है, सीवरेज को ट्रीट करना है। ये सारी चीजों का मुरम्मत करने के लिए यहाँ पर $400 मिलियन का खर्चा किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये पैसा दे रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर कंट्रीज है और 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स में भारत भी आता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। जापान एंड यूएस पहले नंबर पे आते हैं, 15.6% दोनों ने दिया हुआ है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4 एंड इंडिया 6.3% का शेयर होल्डर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5.8%। सो इंडिया इज द टॉप 5 शेयर होल्डर्स में इंडिया को काउंट किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पल्सर्स को डिस्कवर किया गया फास्ट क्या है? फास्ट चाइना के द्वारा रिलीज किया गया एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। और नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 76 पल्सर्स को गैलेक्टिक प्लेन में अभी देखा है। गैलेक्टिक प्लेन पल्सर स्नैपशॉट सर्वे में अभी देखा है, ठीक है। और ये फास्ट का सहारा लेते हुए डिस्कवर किया गया। फास्ट का सहारा लेके डिस्कवर किया गया। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर्स एक तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ठीक है, हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जो कि उनकी मैग्नेटिक एक्सिस के आसपास होती है, उसको एमिट करते हैं। सो पहली बार पल्सर्स का फाउंडेशन 1967 में जॉयसलिन बेल बर्नल ने किया था और एंटोनी हेविश ने मिलकर किया था। और एक पल्सर का जो पीरियड है, इसका मतलब यह है कि पल्सर जो है कितना टाइम यहाँ पर दिखता है अपने स्विच ऑफ होने में, और एट अ पॉइंट जब लाइट इज फेसिंग फ्रॉम द अर्थ, फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। और फास्ट, जैसे कि पहले बताया, दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है ये, जो कि चाइना के गुजहाउ इलाके में लगाया गया। इसका डायमीटर 500 मीटर का है और 4450 ट्रायंगुलर पैनल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 21 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो पिछले वर्ष में एनवायरनमेंट के अंदर लीक होता है। यानी कि प्लास्टिक लीकेज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता जा रहा है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं। अब मार्केट गए, ठीक है, अब मार्केट में
मार्केट में जाकर आपने आपने सामान खरीदा और आपको सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान दिया गया और बाद में वो सिंगल यूज प्लास्टिक को आपने आग लगा दिया या आपने गार्बेज वाले को दिया, उसने आग लगा दी, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और प्लास्टिक जो है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो यहाँ पर OECD की एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 रिपोर्ट यहाँ पर आती है। और ये रिपोर्ट तीसरा सेशन जो था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर OECD का, उस वक्त इसको रिलीज किया गया। अब ये रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 21 मिलियन टन प्लास्टिक को लीक किया गया एनवायरनमेंट के अंदर और बेसलाइन सिनेरियो में अगर हम देखें तो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज इसको कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ चुकी है। भारत के अंदर भी इसको बैन किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक को और 50% इंक्रीज जो है लीकेज की देखी गई है मैक्रोप्लास्टिक की एनवायरनमेंट के अंदर 2040 तक ये प्रोडिक्ट किया गया है कि ऐसा देखने को मिलेगा। और 30 मिलियन टन प्लास्टिक जो है ये एनवायरनमेंट में लीक किया जाएगा और 9 मिलियन टन जो है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी कि पानी वगैरह के अंदर फेंका जाता है, समुद्र में फेंक दिया गया, नदियों में फेंक दिया गया, ऐसा देखने को मिलता है। अब क्या करना चाहिए, प्लास्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस को सर्कुलर कर दीजिए, रिसाइकलिंग को लेकर आइए और बेसिकली प्लास्टिक की डिमांड को देखते हुए उसके ऊपर टैक्सेस लगाइए, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक की डिमांड को कम किया जाए, सरकारें उसके ऊपर टैक्सेस लेके आए और ताकि लोग जो है प्लास्टिक महंगा हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो एक प्रॉपर रोड मैप जो है गवर्नमेंट्स को और पॉलिसी मेकर्स को बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन एंड डिमांड को लेकर, सर्कुलेटरी को लेकर, किसको लेकर, दैट इज रिगार्डिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक और द प्लास्टिक। गवर्नमेंट्स अगर ऐसा डिसीजन लेंगी तो हो सकता है किसी वक्त में आकर प्लास्टिक का जो यूजेज है वो कम हो जाए और प्लास्टिक जो है यहाँ पर आपको नदियों नालों में या सड़कों पर जलता हुआ दिखाई ना दे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेक टिटिकाका की बात करते हैं। लेक टिटिकाका जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो वाटर लेवल जो है लेक टिटिकाका में यहाँ पर जो इसका लेवल जो है बहुत तेजी से यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एल नीनो वेदर फिनोमिनन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि काफी बारिश कम पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, तो ड्राई स्पेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का बॉडी माना जाता है, ये लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका ये रहा, आप देख सकते हैं बोलीविया के पास पड़ता है, दिस इज लेक टिटिकाका, आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ठीक है, और ये पेरू और बोलीविया के बीच में आता है और एंड्स माउंटेन के यहाँ पर आसपास आपको दिखाई देते हैं। 12,500 फीट की ऊंचाई पर है ये समुद्र तल से और 3200 स्क्वायर माइल्स में इसका एरिया फैला हुआ है। इसकी जो डेप्थ है वो 460 से 600 फीट के आसपास आपको दिखाई देगी, ठीक है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया में थैलिडोमाइड बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर थैलिडोमाइड बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहाँ पर मतलब हुआ क्या कि यहाँ पर जर्मनी के द्वारा थैलिडोमाइड का जन्म किया गया और इसको यहाँ पर रिलीज किया गया, तो बहुत सारे लोगों की जाने यानी कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन अपनी जनता से माफी मांग रहा है, नेशनल अपॉलॉजी यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा ली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट जो लोग इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं उनको लेकर अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार सीरियस हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार नेशनल अपॉलॉजी यहाँ पर लिखेगी जो भी सिटीजन थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से जूझ रहे हैं, ठीक है, और जो लोगों का जन्म जो है बर्थ डिफेक्ट के साथ हो रहा है, जब मदर्स जो है मॉर्निंग सिकनेस पिल्स खाती है। थैलिडोमाइड जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक सिडेटिव, जो कि यहाँ पर बहुत सारी मदर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1960 के दशक में दिया गया, ठीक है। सो मालफॉर्मेशन ऑफ लिम्स, फेशियल फीचर्स, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज देखना, बहुत सारे बच्चों में ऐसा डिसीज देखा गया। और ये जर्मन कंपनी ग्रूमेंथल ने बनाया था थैलिडोमाइड जो है, और इसने लगभग 80,000 बच्चों की जान दुनिया में ले ली है।
जब वो पैदा भी नहीं हुए उससे पहले ही, यानी कि मदर के पेट के अंदर ही। और 20,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। आगे बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करते हैं। डायबिटीज डे के बारे में मैंने पहले भी बताया था। डायबिटीज डे चिल्ड्रंस डे के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है, तो डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि बच्चे मीठे होते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है वो मीठे वाली बीमारी है। और यहाँ पर थीम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार थीम था इसका एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ये थीम आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे की शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करी थी, डायबिटीज के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर ये थीम था इसका। उसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड फिलॉसफी डे की। तो फिलॉसफी डे यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को। और इस बार 3rd थर्सडे आता है 16 तारीख को, तो 16 नवंबर को हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसके लिए जो बॉडी वर्क करते हैं दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेकर वर्क करता है। यूनेस्को जो है यहाँ पर वर्क करता है। यूनेस्को का बर्थ नवंबर 1945 में होता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, दैट इज। और ऑड्रे अजौले इसके डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे। और थीम क्या था इस बार? फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। क्लियर? सो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा करंट अफेयर्स था। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। आइए एमसीक्यूज को देखते हैं कि एमसीक्यूज का क्या कंक्लूजन निकलता है, किन किन एमसीक्यूज को हम देखेंगे, तो आप सभी भी आंसर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड फॉर रेड सेंडर्स अंडर द साइट्स। साइट्स इज आल्सो नोन एज द वाशिंगटन कन्वेंशन बोलते हैं, बॉन कन्वेंशन नहीं बोलते हैं। फर्स्ट वन इज करेक्ट। एंड रेड सेंडर्स हैज बीन लिस्टेड एज अपेंडिक्स 1 नहीं, अपेंडिक्स 2 की कैटेगरी में है। एंड रेड सेंडर इज एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट्स इन द आंध्र प्रदेश। सो फर्स्ट एंड 4 इज करेक्ट हियर। पहला और फोर्थ हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने रिसेंटली दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अप्रूवल दिया। और चिकनगुनिया तंजानिया में देखा गया था पहली बार, ना कि लीबिया के अंदर। और ये प्राइमरली ट्रांसमिट होता है लोगों में इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो से। दिस वन इज करेक्ट। और यहाँ पर मल्टीपल डोजेस जो है, यहाँ पर सिंगल डोज वैक्सीन है, ये मल्टीपल डोज वैक्सीन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड 3 इज करेक्ट, हमें बताना है करेक्ट। अब फर्स्ट एंड 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी के साथ साथ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसी को कोई सवाल है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? जनजातीय गौरव दिवस, अब बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं हम, 15 नवंबर को होता है बिरसा मुंडा की मेमोरी में। बिरसा मुंडा एक फोक हीरो थे और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे झारखंड से, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने 1894 में बिरसैत डिक्लेयर किया, और ये ब्रिटिश और आउटसाइडर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट था। देखिए, उलू गुलाम था रिवोल्ट, बिरसैत एक तरह का इन्होंने फेथ रिलीज किया था, ये उल्टा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जो फेथ रिलीज किया वो बिरसैत था, उलगुलान इनका प्रोटेस्ट था। अब इनकरेक्ट वाला बताना है हमें यहाँ पे। सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, और सॉरी थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। थर्ड फोर्थ मींस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ने रिसेंटली $400 मिलियन का लोन साइन किया है विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू डेवलप द अर्बनाइजेशन सब प्रोग्राम टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स एक्शन एट द स्टेट एंड द अर्बन लोकल बॉडीज लेवल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में है, और यूएसए और यूके जो है वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। सबसे ज्यादा शेयर तो यूएसए और जापान का है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। यहां पर कुछ गलती करी हमने, सो यहां पर हमारा आंसर सेकंड एंड थर्ड आना चाहिए था। ऑप्शन ए भी गलत बताया गया। तो भारत ने 400 बिलियन दिया गया, ये मिलियन डॉलर का लोन है, ये गलती हमने करी है। यहाँ पर $400 मिलियन का लोन है ये, सो यहाँ पर मिलियन और बिलियन का मिस्टेक, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, दूसरा और तीसरा, ना कि 1 2 3। ठीक है, सो 400 मिलियन है, ये क्लियरिटी आप ध्यान रखिएगा, 400 मिलियन। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे।
Pulsars are highly magnetized rotating neutron stars that emit electromagnetic radiations. 500-meter aperture spherical radio telescope is located in Chile. It's not in Chile, it's located in China. So second one is incorrect, first one is correct. Correct बताएंगे, option A should be our right answer. क्लियर होता है? कोई सवाल है, पूछ सकते हो. हाँ जी. Towards eliminating plastic pollution और 2040 रिपोर्ट released by the United Nations Environment Program नहीं, ये रिपोर्ट OECD ने रिलीज करी. As per the report in 2022, 21 million tons of plastic leaked into the environment globally. So second statement is correct. ठीक है. तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. लेक टिटिकाका इज साउथ अमेरिका लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर. इट इज लोकेटेड बिटवीन द पेरू एंड बोलीविया. अब यहाँ पर करेक्ट वाला बताएंगे. आप देखेंगे कि दोनों के दोनों ही करेक्ट बताए गए हैं. ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. विच नेशन विल इशू अ नेशनल अपॉलजी फॉर द थैलिडोमाइड ट्रेजेडी. सो ये देश कौन सा है जो माफी मांग रहा है अपने लोगों से? यह देश है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. अगला सवाल क्वेश्चन. वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है? तो डायबिटीज डे मैंने बताया ना बच्चों के साथ होता है. तो बच्चों वाला दिन कब होता है? 14 नवंबर. बच्चे मीठे होते हैं. बच्चे मीठे होते हैं. चलिए अगला सवाल आखिरी क्वेश्चन. वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 का थीम क्या रहता है? थीम क्या रहता है? तो थीम हमें देखने को मिलता है द फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड. मल्टीकल्चरल वर्ल्ड. ऑप्शन डी. सो इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास की समाप्ति होती है और मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा. किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई सवाल या डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. थैंक यू सो मच.